पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोजे अव्वल से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या पीडीएम के एक कमजोर कड़ी समझा जा रहा था। मुबसरीन का मानना था कि सिंध हुकूमत के होते हुए पीपल्स पार्टी के मफादात इस वक्त मौजूदा निजाम से नत्थी हैं और इसके लिए मुमकिन नहीं कि ये इन सब मफादात की कुर्बानी देकर पीडीएम के साथ मिलकर इस निजाम को चलता कर दे। खासकर जबकि इस बात का भी कोई इम्कान नहीं कि अगर कल इंतखाबात हों तो मुल्क भर में पीपल्स पार्टी बड़ी तादाद में वोट्स लेकर वफाकी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। इसे ज्यादा से ज्यादा दोबारा सिंध ही मिल सकता है और वो तो इसके पास इस वक्त भी है, तो फिर इतना बड़ा खतरा मोल लेने का फायदा क्या है। करीब 2 माह कबल जब कोयटा जलसे से चंद रोज कबल बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा जलसे को छोड़कर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए जा बैठे थे, इन खदशात को उस वक्त भी तकवीत मिली थी। हुकूमती वज़रा ने इस पर मुसरत का इजहार किया था कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ नहीं रहेगी। बहरहाल बिलावल ने कोयटा जलसे से एक रिकॉर्ड शुदा टेप के जरिए खिताब तो कर लिया। इसके बाद बीबीसी उर्दू को इंटरव्यू देते हुए बिलावल ने एक मरतबा फिर पीडीएम के बयानिए में वाज़ेह शगाफ का इशारा कर दिया जब उन्होंने कहा कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जिसमें इस इत्तेहाद की बुनियाद रखी गई थी, इसमें यह फैसला हुआ था कि किसी सरकारी अफसर का नाम नहीं लिया जाएगा। जब नवाज शरीफ के गुजरावाला और कोयटा जलसों में सख्त तकारीर की बाज़गश्त अभी थमी ना थी, जिनमें उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और आईएसआई के सरबराह जनरल फैज हमीद का नाम लेकर इन पर 2018 के आम इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाया था। बिलावल भुट्टो जरदारी के इस इंटरव्यू ने एक मरतबा फिर इशारा दिया कि पीडीएम में सब ठीक नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में हुई तवील इंतखाबी मुहिम ने 1 महीना गुजार दिया और इस महीने के दौरान कोई बड़े जलसे देखने में ना आए। बिलाखिर इस तवील इंतखाबी मुहिम का भी कोई फायदा ना निकला और आखिर में पीपल्स पार्टी भी 2 नशिस्तों के साथ गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली में उतनी ही ताकतवर और मौसर आवाज है जितनी 5 दिन की इंतखाबी मुहिम के साथ मरियम नवाज हैं। गो के उस वक्त भी लोगों का ख्याल था कि गालिबन इनको गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने का इंदिया दिया गया है, मगर ये सब ख्यालात लग़्व साबित हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात में वाज़ेह फतह हासिल नहीं कर सकी, लेकिन आजाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में जीत गए कि इसे हुकूमत बनाने में कोई मुश्किल पेश ना आई। इस्तीफों के फैसले का वक्त आया तो भी बिलावल ने ले तो लाल से काम लेते हुए कहा कि यह फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में किया जाएगा। दिसंबर के अवाइल से यह मामला लटका रहा और उम्मीद की जा रही थी कि 26 दिसंबर को पीपल्स पार्टी का हर साल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जिस तरह होता है वैसे ही इस साल भी होगा, लेकिन फिर इसे 3 दिन आगे कर दिया गया। यह वाज़ेह इशारा था कि पीपल्स पार्टी क्या फैसला करने जा रही है। अगर यही बात 26 दिसंबर को की जाती जो अब 29 दिसंबर को की गई है, तो ऐन मुमकिन था कि 27 दिसंबर के जलसे से पहले ही बदमज़गी पैदा हो जाती। ताहम 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब करते हुए ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी तकरीर में इशारा दिया था कि वो पीडीएम के फैसले से मुत्तफिक नहीं और अपने तरीके से हुकूमत को निकालना चाहते हैं। इनके बकौल वो माजी में जनरल मुशर्रफ को भी निकाल चुके हैं और दीगर जमातों को उनसे सीखना चाहिए कि निकाला कैसे जाता है। मंगल 29 दिसंबर को पीपल्स पार्टी के सीईसी इजलास से पहले तो ऐसी खबरें भी आईं कि यहां यह बात भी की गई कि नवाज शरीफ खुद तो बरतानिया बैठे हैं और मुल्क में इस्तीफे दिलवाना चाहते हैं। इस्तीफों को इनकी वतन वापसी से मशरूत किया जाए। पीपल्स पार्टी की जानिब से इन खबरों को मीडिया की कारिस्तानी करार दिया गया, लेकिन जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसमें उन्होंने इस बात की ना तस्दीक की और ना ही तरदीद। लिहाजा यह खबर लाजमन दुरुस्त थी, यानी वो नवाज शरीफ को पैगाम देना चाहते हैं कि अगर इन पर दबाव डाला गया तो वो अपने ही बनाए हुए इत्तेहाद से बाहर आने में कोई शर्म महसूस नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि वो सेनेट के इंतखाबात भी लड़ना चाहते हैं, ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ना चाहते हैं और हुकूमत को भी गिराएंगे। अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी का फिर इस तहरीक में किरदार क्या है। ना तो वो इस्तीफे देने को तैयार है, ना ही इसके पास लॉन्ग मार्च में लाने के लिए कसीर तादाद में आवाम है और ना ही धरने में बिठाने के लिए जियाले। मुल्क के एक बड़े सूबे में हुक्मरान जमात होते हुए तहरीक को कौमी रंग देने के हवाले से इसके किरदार की नफी मुमकिन नहीं, लेकिन यही सिंध हुकूमत अब पीडीएम के पांव की बेड़ियां भी बन रही है। पीपल्स पार्टी का मौकफ देखा जाए तो इसे फिक्र लाहक है कि हुकूमत कुर्बान करने की सूरत में अगर सिंध में गवर्नर राज लगाकर दोबारा इंतखाबात करवा दिए गए और 1985 की तरह एक बार फिर पीपल्स पार्टी ने खुद ही अपने मुखालिफिन के लिए राह हमवार कर दी तो इसके लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा होगा। यह भी दुरुस्त है कि सेनेट में पीटीआई को वॉक ओवर देकर वो इतनी बड़ी तादाद में इसके अरकान को ऐवाने बाला में नहीं पहुंचाना चाहती कि 18वीं तरमीम से ही हाथ धो बैठे। 18वीं तरमीम का न सिर्फ पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती आई है, बल्कि मुस्तकबिल में इसकी बका के लिए भी इस तरमीम के जरिए मिली सूबाई खुद मुख्तारी कलीदी हैसियत रखती है। लेकिन अब जरा इस तहरीक के यूं तहलील हो जाने से अपोजिशन को होने वाले मुमकिन नुकसान का तखमीना लगाया जाए तो यह इसके बरकरार रहने की सूरत में होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा है। जिस वक्त पीपल्स पार्टी के इजलास के अंदर से खबरें आ रही थीं कि वहां नवाज शरीफ को मुल्क से फरार होने के ताने दिए जा रहे हैं, उसी वक्त नैब ने मुस्लिम लीग नवाज के अहम रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को इस्लामाबाद में एहसन इकबाल के घर के बाहर से गिरफ्तार कर दिया। पिछले 2 माह में अपोजिशन का कोई अहम रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुआ था।
مولانا فضل الرحمان پر اس وقت زبردست دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ان کی پارٹی کے اندر سے ان کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں. مولانا شیرانی اپنی جمعیت علماء اسلام پاکستان کو ان کی جمعیت علماء اسلام فضل سے علیحدہ کر چکے ہیں. مسلم لیگ نون کے ایک اہم عہدیدار کو گرفتار کرنے کے بعد عین ممکن ہے کہ مزید گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں اور جماعت کے اندر نقب لگانے میں ناکامی کے بعد اس کی اہم قیادت کو گرفتار کر کے اس کو یوں کمزور کیا جائے. اور پھر اس بات کا بھی کیا ثبوت ہے کہ پیپلز پارٹی سے اس بار بھی وعدے وعید کر کے اسے دوبارہ بیچ منجدھار میں نہیں چھوڑ دیا جائے گا. 2018 میں بھی ان سے بلوچستان اور سینٹ میں اپنا کام کروانے کے بعد حکومت میں انہیں حصہ نہیں دیا گیا تھا. اب بھی ممکن ہے کہ کراچی کے لیے کوئی آرڈیننس کوئی قانون لے آیا جائے اور اسے سندھ کی عملداری سے باہر نکال لیا جائے. عمران خان سندھ کے جزیروں پر پھر سے اپنا حق جتانا شروع کر دیں اور پی ڈی ایم کی حمایت کے بغیر پیپلز پارٹی کے پاس کوئی جواب بھی موجود نہ رہے. حکومت اور اس کے پشت پناہوں کی مکمل کوشش ہے کہ کسی طرح سے ملک میں یک جماعتی نظام نافذ کر دیا جائے, کوئی صدارتی طرز حکومت لایا جائے اور اس حلقوں کی سیاست اور پھر ان میں الیکشن کے جھنجھٹ سے ہی جان چھڑا لی جائے. اس کام کے لیے پیپلز پارٹی کا صفایا کرنا لازمی ہوگا. مسلم لیگ نواز میں بھی بڑا فارورڈ بلاک ابھر سکتا ہے. شہباز شریف صاحب سے تو پہلے بھی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل قابو میں نہیں لایا گیا تھا, اب بھی یہ ان کے بس کی بات نہیں. پی ڈی ایم تحریک کی کامیابی کے لیے اس اتحاد کا برقرار رہنا لازمی ہوگا. اگر یہ اتحاد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے تو نہ صرف عمران خان حکومت آرام سے اگلے 2.5 سال مکمل کرے گی, بلکہ اس کو لانے والے اگلے 10 سال کی بھرپور پلاننگ بھی کر کے بیٹھے ہوں گے. تاریخ گواہ ہے کہ جمہوری قوتوں میں نفاق غیر جمہوری قوتوں کو فائدہ دیتا ہے اور اس وقت ملک کی سیاست اسی موڑ پر آن پہنچی ہے.